हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग देखेंगे मानव बॉडी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मनुष्य के शरीर से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों का है दोस्तों, यहाँ पे है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिए हैं, और यहाँ पे आपका टॉप, ठीक है, 40 क्वेश्चनों को लिया गया है, यानी 40 क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी से ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है या कितनी फीट लंबी होती है दोस्तों। तो जो मानव की पाचन नली होती है वो 30 से 32 फीट लंबी होती है दोस्तों, 30 से 32 फीट लंबी होती है। तो यहाँ पे 30 फीट तो आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, बट 32 फीट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों को 32 दिखाई दे रहा है, यही वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। कितना? 32 फीट। ठीक है, तो ये वाला था हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे है मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी जो पाचन क्रिया प्रारंभ होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। जब हम किसी भोजन को करते हैं या भोजन को खाते हैं, तो जो पाचन क्रिया होता है वो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार को बनाती हैं, जो भोजन को नम करता है दोस्तों। जैसे जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो लार बनाती हैं, तो भोजन को क्या कर देता है, वो नम कर देता है। और जब भोजन नम हो जाता है तो हमारे जब पेट के अंदर जाता है तो बहुत ही आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो जो भोजन का पाचन क्रिया होता है वो आपका मुख से ही शुरू हो जाता है दोस्तों। कहाँ से? मुख से ही शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो यहाँ पे है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। जो पाचन क्रिया होती है या पाचन का अधिकांश भाग, यानी सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया जो होती है वो किस भाग में या किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों। तो वो होता है छोटी आंत में दोस्तों। किसमें? छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो ऐसे, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसमें जो भोजन होता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो उसी में क्या होता है कि वो ज़्यादा मात्रा में जो अधिकांश भाग होता है वो उसी में संपन्न होता है, पचने वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका पाचन क्रिया का अधिकांश भाग संपन्न होता है वो छोटी आंत में होता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों। तो ऐसे 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। कितने? 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं, तो ये आप लोग जहन में, दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अस्थियों तथा पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों तथा पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है ये आपको बताना है। तो वो जोड़ता है टेंडन। ठीक है, कौन? टेंडन जोड़ता है दोस्तों। तो ये भी अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, जो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है वो टेंडन करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग और अगले क्वेश्चन पे चल के देख लेते हैं कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे, लिखा है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में जो लवण होता है, यानी कौन सा लवण ऐसा होता है जो कि सबसे अधिक मात्रा में होता है दोस्तों। तो वो होता है कैल्शियम फास्फेट। कौन सा? कैल्शियम फास्फेट होता है दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन सी पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है यहाँ पे कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी जो होती है वो क्यों कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी जो कमज़ोर होती है वो होती है कैल्शियम की कमी से। ठीक है,
क्योंकि हड्डी मजबूत होता है, कैल्शियम जब आपके शरीर में रहेगा तभी हड्डी मजबूत होगा। तो कैल्शियम की कमी से जो शरीर की हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण हड्डी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैल्शियम की कमी से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है कि दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। और पहला है कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम व फास्फोरस। और दूसरा है फास्फोरस व सल्फर। ठीक है, फिर है पोटेशियम व कैल्शियम, और फिर है कैल्शियम व मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर कितना है दोस्तों। ठीक है, अभी हमने आपको थोड़ा सा हिंट, क्या एक क्वेश्चन ही बताया है कि हड्डियों में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो इतना तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, उसके बाद इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की किस अंग की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है? तो वो होता है जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है पूरे मनुष्य के शरीर की। मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो किस में पाई जाती है? तो वो टांग में पाई जाती है दोस्तों। किस में? टांग में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों, टांग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी है वो क्या होता है? वो ठोस होता है कि कीलक होती है, खोखली होती है, या संधरी होती है? ठीक है, तो वो जो होता है वो संधरी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस जो अस्थि होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऊपरी भुजा पर। ठीक है, ऊपरी भुजा पे पाई जाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में से कौन ऐसा है जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो जो फिबुला है, ठीक है, और टिबिया है और फीमर है, ये तीनों के तीनों आपके मानव के पैर की हड्डी होती है। केवल ह्यूमरस जो होता है वो पैर की हड्डी नहीं होता है। तो ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, तो वो होता है फीमर। फीमर, फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर, जो कि ऑप्शन बी पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। इसके पहले वाला हम लोग क्या देखे हैं कि मानव शरीर की सबसे जो लंबी वाली हड्डी होती है वो फीमर होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे छोटी जो मानव शरीर की हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है दोस्तों, स्टेपिज, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है, स्टेपिज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की जो सबसे अधिक प्रबल अस्थि होती है वो कौन सी अस्थि होती है दोस्तों? ठीक है, तो जो सबसे प्रबल सबसे मजबूत अस्थि होती है वो जबड़े की अस्थि होती है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, किसकी? जबड़े की जो अस्थि होती है वो सबसे मजबूत होती है पूरे शरीर में। जितनी भी अस्थियाँ होती हैं सबसे मजबूत किसकी? जबड़े की अस्थि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं दोस्तों। कितना? 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी? 8 अस्थियां होती हैं। 8 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है दोस्तों। कितना? 300 होता है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या हो रही थी वो कितनी? 300 के लगभग आसपास में। ठीक है, और मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में होती हैं 206 हड्डियां। कितनी? 206 हड्डियां, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है मानव रुधिर का पीएच मान होता है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है, कितना होता है दोस्तों? तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7.9 होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7.9। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, कौन करता है? आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फेफड़ा, हृदय, यकृत और तिल्ली। ठीक है दोस्तों, फेफड़ा है, हृदय है, यकृत है और तिल्ली है। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि रुधिर बैंक का कार्य करता है दोस्तों? तो वो होता है तिल्ली। कौन? तिल्ली जो होता है वो क्या करता है? रुधिर बैंक का कार्य करता है शरीर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है एक अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है, कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, ठीक है, तो फेफड़ा में, ठीक है, यकृत, किडनी या ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो आपका वो फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो ये सभी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए खून का शुद्धिकरण कहाँ होता था? फेफड़ा, यकृत और किडनी में, तीनों में होता था। तो हमने इसके पहले वाले में ये सभी लगवा दिए थे ट्रिक पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस बोला जाता है दोस्तों। क्या? डायलिसिस। तो डायलिसिस कहाँ पे है? डायलिसिस आपको ऑप्शन नंबर 4 पे दिखाई दे रहा है। जो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोला जाता है वो डायलिसिस बोला जाता है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, तो जो रक्त में लाल रंग होता है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। जबकि ऑप्शन में कौन कौन से हैं? प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन। तो जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया है कि हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तांबा, लोहा, जस्ता और मैग्नीज। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है, वो होता है आपका लोहा। लोहा का मात्रा होता है हीमोग्लोबिन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, मतलब ये बताना है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई
दे रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन जो है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। किसका? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं, ठीक है, साफ जो रक्त होता है वो फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं, तो वो होता है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसकी सहायता से जो रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो ले जाया जाता है लोहित कोशिकाओं द्वारा। किसको? लोहित कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, लोहित कोशिकाओं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त जमता नहीं है, तो वो होता है हेपैरिन। ठीक है दोस्तों, हेपैरिन के कारण क्या होता है कि शरीर में रक्त जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो वो कहलाता है प्लीहा। ठीक है, प्लीहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में, ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। किसके? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों। किसको? प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो वो लगभग 120 दिन होता है दोस्तों। कितना? 120 दिन। ठीक है, तो 120 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हार्वे ने किए थे। ठीक है, कौन? हार्वे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।